तो कल हमने स्टार्ट किया था नया टॉपिक जो था CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं दोबारा से, रिपीट कर रहा हूं मैं सब चीजें। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसका मतलब है एक ऐसी स्टाइल शीट जो कैस्केड करे। कैस्केड का मतलब है ओवरलैप करना एक दूसरे के ऊपर। और CSS की स्पेशलिटी है ये है कि इसमें कभी भी एरर नहीं आता। ठीक है, जो ब्राउजर है या जो हमारा CSS इंजन है वो ऑटोमेटिकली चीजों को प्रायोरिटाइज करता है, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड नंबर पे रखना। ऑटोमेटिकली चीजों को प्रायोरिटी देकर इसको हैंडल किया जाता है। एक बड़ा ही क्विक रिव्यू ले रहे हैं जो हमने कल पढ़ा उतने का। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि स्टाइल शीट को इंपोर्ट कैसे किया जाता है, यानी हम अपने वेब पेज में कैसे लगाते हैं। तो उसके दो मेथड थे। नंबर 1, हम स्टाइल ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग स्टाइल लेते हैं और उसमें हम @import स्पेस URL और उसके अंदर हम उसका लिंक लगा देते हैं। ये एक बेसिक अप्रोच है, द फर्स्ट वन। ठीक है, दूसरा तरीका है लिंक लगा के, लिंक एलिमेंट लेते हैं हम, उसमें फिर एक एट्रीब्यूट लगाते हैं रिलेशन का, rel is equal to style sheet, then type is equal to text/css, then href is equal to style.css। ठीक है, यानी href के अंदर हम उसका सोर्स लगा देंगे जहां पर हमने वो स्टाइल बनाया है। ठीक है, उसका जो पाथ है वो हम लगा देंगे, राइट। उसके बाद हमने बात करी एम्बेडेड स्टाइल शीट क्या होता है। एम्बेडेड स्टाइल शीट होता है जो कि हमारा इनलाइन स्टाइल होता है। ठीक है, इनलाइन स्टाइल का मतलब ये है कि हम HTML एलिमेंट के अंदर ही पूरा स्टाइल लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं? एलिमेंट के बाद स्पेस देकर एक एट्रीब्यूट लगाते हैं स्टाइल के नाम का, और उसमें हम वैल्यू देते हैं, कोट्स के अंदर पूरा अपना स्टाइल शीट उसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद था यूजिंग आईडीज। अब यहाँ पर हमने ये चीज पढ़ी कि आईडीज और क्लास दो चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस बताया था मैंने? आईडी एक बार यूज होती है, एक एलिमेंट में एक ही बार वो वैल्यू को पास करती है। ठीक है, क्लास को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, कई बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है CSS रूल्स। रूल्स में हमने प्रायोरिटाइज करना सीखा। हमने ये सीखा कि हमने CSS को लगाना किस तरह से है। सबसे पहले लगाने के हमने 3 तरीके सीखे थे। एक तो हम HTML एलिमेंट लगाकर उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट करके अंदर CSS लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने ये सीखा था कि आईडी लगा के भी कर सकते हैं और क्लास लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आगे आ रहा है। उससे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले जो HTML एलिमेंट है उसके साथ अगर CSS लगानी है तो HTML एलिमेंट का नाम देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम पूरा रूल लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। सेमीकोलन से सेपरेट करके हम बहुत सारे CSS भी लगा सकते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। उसके बाद आता है कमेंट्स। जैसे हमने HTML में कमेंट्स लगाना सीखा था उसी तरह से हम CSS में भी कमेंट्स लगा सकते हैं। CSS में कमेंट्स लगाने के लिए हम /* से स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद जो भी हमने कमेंट्स में लिखना है वो लिखते हैं और लास्ट में हम */ से क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, अब स्टाइल टाइप्स, बहुत सारी टाइप्स हमने पढ़ी थी। सबसे पहला होता है डिफॉल्ट स्टाइल। ठीक है, डिफॉल्ट होता है जो कि ब्राउजर के अंदर इनबिल्ट स्टाइल होता है, वो हमारा डिफॉल्ट होता है। अगर आप कोई भी स्टाइल नहीं लगाते, बेसिक HTML लिखते हैं तो भी कोई ना कोई स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, पैराग्राफ को एक डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे डिफॉल्ट स्टाइल्स है। एक फॉन्ट साइज अप्लाई होगा, एक उस पे बॉर्डर अप्लाई होगा, जो भी चीजें होनी है वो सब डिफॉल्ट स्टाइल से उठा लेता है। ठीक है, दूसरा था यूजर स्टाइल, जो कि बहुत कम यूज होता है, जिसको हम बनाकर ब्राउजर के अंदर इंपोर्ट करा सकते हैं। इंपोर्ट कैसे कराना है वो जगह मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, नॉर्मली ब्राउजर ऑप्शंस में जाके एक्सेसिबिलिटी में हम प्रेफरेंसेस में जाके स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट वो होती है जो कि हम एक पेज बनाकर अलग से इंपोर्ट करा के या लिंक करके, दो तरीके जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े उस तरह से हम इंपोर्ट कराते हैं। दैट इज द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अभी ये तरीका बताया है कि किस तरह से यूजर स्टाइल शीट लगानी है। ठीक है, इंटरनेट ऑप्शंस में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाके
हम यूजर स्टाइल शीट को इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल स्टाइल्स। इंटरनल स्टाइल्स बेसिकली ऑन पेज स्टाइल्स होते हैं, जिसको हम पेज में स्टार्टिंग में हेड के अंदर इंक्लूड करा देते हैं, और इसको करने का तरीका ये है कि ओपनिंग टैग स्टाइल होगा एंड क्लोजिंग टैग भी स्लैश स्टाइल होगा, ठीक है। और इसके बीच में हम पूरा CSS लिखते हैं, पूरे अपने जो भी रूल्स हमने लिखने हैं सेमी कॉलन से सेपरेट करके हम लिखते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल क्या होता है? इनलाइन स्टाइल होता है जब हम अपने एक एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल लिखते हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था एम्बेडेड स्टाइल के नाम से, ठीक है। एम्बेडेड भी वही होता है और इनलाइन भी वही होता है, ठीक। तो सबसे पहले HTML एलिमेंट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्पेस देकर हम स्टाइल वर्ड लिखते हैं और स्टाइल के अंदर हम पूरे रूल्स लिखते हैं, दैट इज द इनलाइन स्टाइल, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था CSS सिलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। CSS सिलेक्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर यानी हम एक HTML एलिमेंट लगाते हैं या क्लास लगाते हैं या आईडी लगाते हैं, कोई भी चीज लगाते हैं और उसके बाद डायरेक्टली उसका रूल अप्लाई कर देते हैं, दैट इज द टाइप सिलेक्टर, ठीक है। तो हम नॉर्मली जैसे पैराग्राफ को हमने स्टाइल देना है तो P और उसके बाद ब्रेसिस में हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसका रूल लिख दिया, दैट इज नोन एज टाइप सिलेक्टर। उसके बाद है डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर का मतलब ये था कि एक रूल के अंदर दूसरा रूल, सॉरी एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, वो उसी सीक्वेंस में होना चाहिए जिस सीक्वेंस में हमने लिखा है, ठीक है। यानी अगर पैराग्राफ के अंदर कोई बोल्ड चीज है तो वो रेड हो जाए, अगर डायरेक्टली बोल्ड है तो वो रेड ना हो। इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो ये सिलेक्टर्स को ही आज हम पूरी तरह से प्रैक्टिकल करेंगे। एक हमने पढ़ा था डिसेंडेंट सिलेक्टर, समझ में आ गया। उसके बाद था हमारे पास चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर है कि पैराग्राफ के अंदर डायरेक्टली अंदर बी होना चाहिए, यानी बीच में कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। ये डायरेक्ट एसोसिएशन के केस में काम करता है, ठीक है। अगर पैराग्राफ के अंदर डायरेक्टली बी है तब जाके ये स्टाइल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर ये बीच में एक चाइल्ड का एक सिंबल दिया गया है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेक्टर का मतलब ये है कि आप एक स्टाइल खत्म होने के बाद दूसरा स्टाइल अगर स्टार्ट होता है, दैट इज द एडजेसेंट सिबलिंग सेक्टर, ठीक है। आई के बाद जैसे बी इन्होंने दिया है कि आई के बाद बी अगर स्टार्ट होता है तो वो एडजेसेंट सिबलिंग सेक्टर कहलाएगा। इसमें ये कंडीशन होती है कि एक खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट अगर हो रहा है तो वो स्टाइल अप्लाई होगा। इन सबका भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नेक्स्ट वन इज आईडी सिलेक्टर। जब हम आईडी लगाते हैं तो वो आईडी सिलेक्टर कहलाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, ठीक है। एक आईडी लिया इन्होंने माई आईडी के नाम से और डिव के अंदर लिया है हेलो। फिर उन्होंने स्पैन आईडी लिया माई आईडी के नाम से और स्पैन में लिया है हेलो, ठीक है। अब आईडी को दो बार यूज किया है, किस कंडीशन में यूज किया है वो आप देख रहे हैं कि एक बारी डिव में यूज किया और एक बारी स्पैन में यूज किया है, ठीक है। अब इस आईडी को हम डिफाइन कर देते हैं, यहीं पर ही डिफाइन कर देते हैं ऑन पेज पर ही। आईडी है माई आईडी, यानी हम हैश लगाएंगे माई आईडी, ठीक है, यही है ना माई आईडी। और उसके बाद हम इसको हम कुछ स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल भी वहीं से कॉपी कर लेते हैं जो इन्होंने दिया है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन किया गया है। पेज डॉट एचटीएमएल को हम खोल लेते हैं। अब ये दोनों पर अप्लाई हो गया है, ठीक है। इसमें एक केस 2 भी हम स्टडी करते हैं।
कुछ चीजें थ्योरेटिकली जैसे बताई जाती हैं वैसी होती नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को एक केस स्टडी दिखा रहा हूँ छोटी सी। अभी हमने पहले स्पैन में माई आईडी लगाई थी, अब हमने डिव में माई आईडी लगाई है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ये एक छोटी सी केस स्टडी करके दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में जैसा कहा जाता है वैसा नहीं है, ठीक है। कहा यह जाता है कि आईडी जो है दोबारा अपनी वैल्यू नहीं पास करती किसी भी कंडीशन में, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली जब आप इन चीजों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आईडी भी वैल्यू पास कर रही होती है नेक्स्ट केस में भी, ठीक है। यानी दोबारा जब आप उसको यूज करते हैं तब भी वो वैल्यू को पास कर रही होती है। बट द थिंग इज हमने ऐसा यूज नहीं करना। आईडी का पर्पस है उसकी वैल्यू को एक बार ही पास कराना, ठीक है, जो सही तरीका है। क्योंकि आजकल के ब्राउजर इतने स्मार्ट हैं कि वो उन चीजों को कंसीडर करने लग गए हैं। जो ह्यूमन एरर्स होते हैं, जो गलतियां हम करते हैं, उनको वो दिमाग में रखते हुए ब्राउजर्स इतने स्मार्ट बना दिए गए हैं कि वो इस तरह की गलतियों को ना होने दें, ठीक है, वो खुद से रेक्टिफाई करें, ठीक है। तो अब आईडी को आप दोबारा भी यूज करेंगे तो वो वैल्यू अपनी पास कर रही होती है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यूज पास हो रही होती हैं उसके बाद भी। बट द थिंग इज कि हमने यूज कैसे करना है। अब एक बार यहाँ पढ़ते हैं ये क्या कहता है। रीयूजिंग आईडीज, आईडीज कैन बी यूज्ड ओनली वंस विद इन अ डॉक्यूमेंट। कह तो रहा है कि वो एक ही बार यूज होती हैं। So only the first occurrence found will receive the new property value assigned by a CSS. But in CSS, you can directly reference any ID that have the same name as long as they occur within different element types like this. ठीक है। अब इसके हिसाब से सिर्फ फर्स्ट वाली को ही वैल्यू असाइन होनी चाहिए थी, दूसरी को नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। Because ID normally apply only to a unique elements, the following rule will apply and underline to only the first occurrence of my ID. लेकिन क्या सिर्फ फर्स्ट पे अप्लाई हो रहा है? मैं कहता हूँ पूरे पे हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ ये कुछ चीजें आपको ऐसी कंफ्यूजिंग मिलेंगी जो कि प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली डिफरेंस है, ठीक है। जैसे हमने बताया था, मैंने बताया था कि HTML को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में डॉक टाइप डिक्लेरेशन देना जरूरी है, HTML स्टार्ट करना और क्लोज करना जरूरी है। लेकिन अगर HTML को ओपनिंग टैग नहीं बनाते और क्लोजिंग टैग भी नहीं बनाते तब भी ये डॉक्यूमेंट ऐसा का ऐसा ही काम करेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही करना है आपको काम, बट जो सही तरीका है, ठीक है ना। आपने कहीं जाना है, उस काम को करने के बहुत तरीके होते हैं। एक सीधा होता है और एक शॉर्टकट होता है, बीच में कच्चे रास्ते से आप निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं सीधे रास्ते जाओ, ठीक है, कच्चे रास्ते से मत जाओ, क्यों रिस्क रहता है, ठीक है। रिस्क क्या होगा वो आपको स्टार्टिंग में नहीं नजर आएगा। रिस्क ये रहता है कि ये क्लीन HTML नहीं मानी जाएगी। क्लीन HTML के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो W3 स्कूल्स ने बनाए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम W3C ने बनाए हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है। और जितने अच्छी क्लीन HTML हम लिखते हैं उतनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है, उतनी वो फास्ट खुलती है, उतनी उसको इंपॉर्टेंस मिलती है, गूगल इंपॉर्टेंस ज्यादा देता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं आज के टाइम में, ठीक है। ट्रैफिक ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स देखी हैं जिसमें जो कि क्लीन HTML ना होने के बावजूद भी गूगल उनको ज्यादा वेटेज देता है, क्योंकि लोग खोल रहे हैं, ठीक है ना, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ भी डेमोक्रेसी है, लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे थंब ऑफ रूल्स हैं जो कि चेंज हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जब हम क्लास की बात कर रहे हैं और हम पढ़ने की बात कर रहे हैं तो हमें सिस्टमेटिक चलना है। हमें स्टार्ट करने के लिए HTML से स्टार्ट करना है और HTML पे क्लोज करना है, और उसके बीच में ही सारा कुछ लिखना है। आईडी को हमें एक बार यूज करना है और क्लास को हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। उससे आपको खुद को आसानी रहेगी कि ये मैंने आईडी लगाई है, यानी एक बार यूज करने के लिए लगाई है। जब आप रूल बना रहे हैं आपके दिमाग में रहेगा कि आईडी एक बार यूज करने के लिए बनाई है, ठीक है ना। आपको कोडिंग में आसानी होगी और कोई फायदा नहीं होने वाला उसका, ठीक है ना। जब सिस्टमेटिक हेड लगेगा, फुटर लगेगा, तो आपको पता रहेगा कि ये हिस्सा वो है जो कि हेड में दिख रहा है, ये हिस्सा वो है जो फुटर में दिख रहा है। अगर आप नहीं लगाएंगे तब भी पेज वैसा का वैसा खुलेगा जैसा आप खोलना चाहते हैं, लेकिन आपको कोडिंग करने में मुश्किल रहेगी, पहचानने में मुश्किल रहेगी कौन सा हेडर है और कौन सा फुटर है, सब मिक्स हो जाएगा।
खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। आप 5 रंग ले लें, लाल नीला पीला, और सारा को टेबल के ऊपर खुला रख दें, तो क्या होगा, वो मिक्स होते चले जाएंगे, फैल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन सा लाल है कौन सा नीला, ठीक है। अगर आप उनको अलग अलग बॉक्सेस के अंदर लेते हैं तो आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पूरे सेगमेंट को उठाकर साइड में कभी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो क्लीन एचटीएमएल की अप्रोच है वो यही है कि हम सिस्टमेटिक चले, ठीक है। तो अभी ये जो बुक्स में कहा गया है, कुछ चीजें ऐसी की ऐसी काम नहीं करती, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो बड़ा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो क्लियर है ये। तो आईडी को भी हम बार बार यूज कर सकते हैं, पर हमने करना नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द क्लास सिलेक्टर, क्लास में हम एक क्लास बनाते हैं और उसको में बार बार रिपीट कर सकते हैं, कई जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर और फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब हम स्टेप बाय स्टेप पहले इनको प्रैक्टिकल करते चले जाते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम वापस से डिसेंडेंट सिलेक्टर से, ठीक है ना। टाइप सिलेक्टर हम कर ही रहे हैं, ये बेसिकली टाइप सिलेक्टर है। अब मैं ये सारा डिलीट कर देता हूं यहाँ पर, इस फॉर्म को हटा देते हैं, बॉडी को चलने देते हैं, ठीक है। HTML /HTML डॉक टाइप, डिक्लेरेशन देना जरूरी है, ठीक है। क्लीन हो गया, खाली हो गया, हमने सब उठा दिया। इस HTML में ये एक हेड है और हेड हमने शायद क्लोज नहीं किया है, ठीक है। हेड क्लोज है और इसके बीच में स्टाइल, स्टाइल यहीं पे लिखते हैं। पहला करते हैं हम P और हम इसको दे देते हैं कलर, कलर रेड कर देते हैं और सेमीकोलन से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये P क्या है, HTML एलिमेंट है, ये है टाइप सिलेक्टर, ठीक है। यहां फर्क कहां नजर आएगा, जब हम P को ही बनाते हैं /P, दिस इज पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज पैराग्राफ। अब देखो ये रेड कलर में लिखा गया है दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। दिस वन इज टाइप सिलेक्टर। सेकंड इज, अब हम बात करते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। इफ P इज सक्सीडेड बाय B, अगर P के अंदर B है, बोल्ड है, देन कलर ग्रीन होना चाहिए, कलर शुड बी ग्रीन, राइट। यहां पर अब P के अंदर हम डायरेक्टली B नहीं करते, P में पहले इटैलिक लगाते हैं, छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, दिस इज, यहां करते हैं I, पैराग्राफ को मैं इटैलिक कर रहा हूं /I, ठीक है। अब देखिए पैराग्राफ इटैलिक हो गया, दिख रहा है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में आप लोगों को आसानी रहे। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, राइट। सो दिस इज इटैलिक, पैराग्राफ इटैलिक है। अब फॉर एग्जांपल इटैलिक के अंदर मैं बोल्ड डाल देता हूं और ये बोल्ड डाल देता हूं /B, यानी मोटा भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये ग्रीन भी हो गया और देखिए बोल्ड भी हो गया, बिकॉज पैराग्राफ के अंदर अगर B है तो उसका कलर ग्रीन हो, लेकिन अगर पैराग्राफ के बाहर B है, बोल्ड टेक्स्ट, तो उसका कलर
नॉर्मल हो। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं। यहां पर डिसेंडेंट सिलेक्टर में हम ये कह रहे हैं, यहां पे मैं एक कमेंट लगाता हूं और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है, अब ये यूज नहीं होगा क्योंकि हमने कमेंट कर दिया इसको। तो यहाँ पे हम कर देते हैं टाइप सिलेक्टर। ठीक है, देखिए डिसेंडेंट सिलेक्टर ये कह रहा है कि अगर पैराग्राफ के अंदर बी बनाया गया है तब उस पर ग्रीन कलर अप्लाई हो जाए। अब यहाँ दो कंडीशंस हैं, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमने एक पैराग्राफ बनाया है और उसमें बी है, उसके अंदर बी है, ठीक है, यानी पैराग्राफ की क्लोजिंग से पहले बी टैग कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, पैराग्राफ तो इसके बाद हो रहा है ना, इससे पहले स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद फिनिश हो रहा है। ये क्या है, नेस्टेड टैग है, यानी उसके अंदर दूसरा टैग बनाया गया है। ठीक है, बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड, यानी हमने बीच में एक वर्ड को बोल्ड किया है। ठीक है, अगर पैराग्राफ स्टार्ट होने के बाद बोल्ड आ रहा है और तो उसको कलर ऑटोमेटिकली ग्रीन कर दिया जाए। ठीक है, इसका फायदा ये होगा कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी जगह भी पैराग्राफ बनाएंगे और उसके अंदर अगर हम कुछ भी बोल्ड ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, लेट्स टेस्ट दिस। ठीक है, मैं टेस्ट को बोल्ड कर देता हूं, बोल्ड एंड स्लैश बोल्ड। ये स्टाइल अपने आप अप्लाई हो गया, मुझे बार बार कलर्स नहीं देने पड़े। ठीक है, मैंने एक कंडीशन बना दी, वो ऑटोमेटिकली सब पर अप्लाई हो गई। ठीक है, मुझे बार बार कलर्स नहीं देने पड़े। क्लियर है यहां तक? वायर हिल गई क्या? तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर ये बोल्ड पैराग्राफ के अंदर नहीं है तो वहां पर ये अप्लाई नहीं हुआ, ये ध्यान दे लो। ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये डिसेंडेंट सिलेक्टर बनाया। अगर मैं बी पर डायरेक्टली कुछ अप्लाई कर दूं टाइप सिलेक्टर के अंतर्गत, कलर ब्लू, ये क्या है, टाइप सिलेक्टर। ठीक है, यानी बी को कलर मैंने ब्लू दिया है, लेकिन अगर पैराग्राफ के अंदर बी है तो उसको कलर ग्रीन है। ठीक है, अब यहां भी प्रायोरिटी है, यानी डिसेंडेंट सिलेक्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है टाइप सिलेक्टर के मुकाबले। ठीक है, जितना क्लोज आप बनाएंगे उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जितना वाइड एरिया होगा, सभी पर अप्लाई होने वाली चीज होगी, उसकी वेटेज, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही कम होगी। ठीक है, कोई भी सीएसएस पहले या बाद में लगा देने से कोई असर नहीं पड़ता, असर पड़ता है उसके फॉर्मूला से, उसकी प्रायोरिटीज से। ठीक है, ये सीएसएस मैंने बाद में लगा दी, पहले वाली उठा के, उससे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया? टाइप सिलेक्टर यानी आप डायरेक्टली किसी एलिमेंट पे कुछ अप्लाई करते हैं, डिसेंडेंट सिलेक्टर यानी उसके अंदर होने वाले किसी एक्टिविटी को आप इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, फॉर एग्जाम्पल अगर इटैलिक्स के अंदर बोल्ड है वो भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन ले लेते हैं, डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है, तो इटैलिक्स के अंदर अगर बोल्ड है तो वो अंडरलाइन हो जाए। अब देखते हैं क्या असर पड़ता है। ये बोल्ड डायरेक्ट है, इटैलिक्स के अंदर नहीं है, ये बोल्ड भी इटैलिक्स के अंदर नहीं है,
लेकिन ये वाला इटैलिक्स के अंदर है। अब देखो ये अंडरलाइन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। एक कंडीशन मैंने बनाई, अगर पैराग्राफ के अंदर बोल्ड है तो वो ग्रीन हो जाए। तो अब ये पैराग्राफ के अंदर बोल्ड था, ये वाला, ये ग्रीन हो गया। ये वाला भी पैराग्राफ के अंदर ही बोल्ड है तो ये भी ग्रीन हो गया था, ठीक है। दूसरी कंडीशन मैंने बनाई कि इटैलिक्स के अंदर अगर बोल्ड है तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए, यानी ये इटैलिक्स है और ये बोल्ड है, इसके अंदर बोल्ड है तो ये अंडरलाइन हो गया, कंडीशन काम करगी। ये अंडरलाइन नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, बोल्ड ये भी है, बोल्ड ये भी है, बोल्ड ये भी है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द कंडीशन दैट यू आर अप्लाइंग, राइट। So just move on to the next situation. अब हम बात करते हैं चाइल्ड सिलेक्टर की, ठीक है। ये डिसेंडेंट सिलेक्टर है, इसके बाद हम बना रहे हैं चाइल्ड सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है। चाइल्ड सिलेक्टर का मतलब है कि पैराग्राफ है और उसके अंदर अगर डायरेक्टली बोल्ड है, ठीक है, ये प्रायोरिटी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो उसका कलर ग्रे हो जाए, ठीक है। किस पे? अभी तो ये हम CSS लगा रहे हैं, CSS में ओपनिंग क्लोजिंग उस तरह से नहीं लगाया जाता, ठीक है। CSS के अंदर हम डायरेक्टली एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। CSS के अंदर 3 तरह से एलिमेंट लिखे जाते हैं। जो डायरेक्ट एलिमेंट्स हैं जैसे बोल्ड, पैराग्राफ, ये तो हम डायरेक्टली लिखते हैं बिना किसी डॉट, बिना किसी हैश के, ठीक है। जो आईडीज हैं वो हम हैश से लगाते हैं और जो जो क्लासेस हैं वो डॉट से लगाते हैं, ठीक है। तो ये नीचे HTML है, ये CSS है, ठीक है। इसके बीच में हम CSS लिख रहे हैं, ये अलग लैंग्वेज है, ठीक है। CSS को स्टार्ट करने के लिए हमने स्टाइल ओपनिंग टैग लगा दिया और क्लोजिंग टैग स्टाइल लगा दिया, उसके बीच में CSS लिख दी तो वो CSS बन गई, ठीक है। तो अब पैराग्राफ में अगर डायरेक्टली बोल्ड है तो वो कलर ग्रे हो जाए, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है, इसके अंदर ये बोल्ड है, क्या इस पे कलर ग्रे होगा? क्यों? पैराग्राफ के अंदर अब ये चाइल्ड सिलेक्टर ये कहता है कि अगर पैराग्राफ में बोल्ड आ जाए तो कलर ग्रे हो जाए। ये पैराग्राफ है और ये इसके अंदर बोल्ड है, क्या कलर ग्रे होगा? इटैलिक बीच में। अब ये पैराग्राफ है और ये इसके अंदर डायरेक्टली बोल्ड है, क्या यहाँ कलर ग्रे होगा? यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ कोई बीच में इटैलिक्स या बीच में कोई और चीज नहीं है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए इसका कलर ग्रे हो गया, ठीक है। दिस इज चाइल्ड सिलेक्टर, यानी एक के अंदर दूसरी चीज अगर है तो वो काम करेगी कंडीशन, और डायरेक्टली है बिना किसी और चीज के हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, राइट। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर ये कहता है कि अगर एक एलिमेंट के खत्म होने के बाद दूसरा एलिमेंट आता है तुरंत बाद, तो उस पर वो स्टाइल अप्लाई हो जाना चाहिए। इसमें हम फॉन्ट साइज लगा देते हैं, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स, ठीक है। यानी अगर इटैलिक्स खत्म हुआ है, खत्म होने के बाद अगर बोल्ड स्टार्ट हो रहा है तुरंत बाद,
ठीक है, तो फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो जाना चाहिए। अब देखिए यहां पे कंडीशन क्या है, ये इटैलिक है, ये इटैलिक्स के अंदर बोल्ड है, इस पे नहीं अप्लाई होगा। ये इटैलिक्स खत्म होता है और इसके खत्म होने के बाद ये बोल्ड स्टार्ट होता है, तो इसका कलर, इसका जो साइज है वो 50 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, यानी एक के खत्म होने के बाद अगर दूसरा हो रहा है, दैट इज द एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। मैं कंट्रोल एस करता हूं एंड नाउ सी द रिजल्ट। ये टेस्ट का साइज आपका बड़ा होकर 50 पिक्सल हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो एक चीज के खत्म होने के बाद अगर दूसरी चीज हो रही है, ठीक है, so this is the adjacent sibling selector। बढ़े आगे? आगे बढ़ते हैं आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर हम कैसे यूज करते हैं, किसी भी चीज पे हम एक आईडी लगा देते हैं, वो डिव पे हो सकते हैं, स्पैन पे हो सकता है, पैराग्राफ पे हो सकता है, किसी भी चीज पे एक आईडी हो सकती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है और इस पे मैं एक आईडी लगा देता हूं, आईडी इज इक्वल टू आईडी का नाम दे देता हूं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। THROUGH, ठीक है। पैराग्राफ की आईडी मैंने दे दी स्ट्राइक थ्रू, और मैं इसकी आईडी को डिफाइन कर देता हूं आईडी सिलेक्टर। आईडी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, हैश लगाएंगे, ठीक है। मैंने एक आईडी बना ली स्ट्राइक थ्रू के नाम से, कुछ भी नाम दे सकता हूं, यहां नाम मैटर नहीं कर रहा, इट कुड बी XYZ, ठीक है, लेकिन जस्ट पहचान सही रहे इसलिए हम थोड़ा सा उसको नाम इस तरह का देते हैं जिससे पता चले कि वो क्या करने वाली है। ठीक है, हम इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन स्ट्राइक थ्रू करने वाला हूं। टेक्स्ट डेकोरेशन STRIK स्ट्राइक थ्रू करने वाला हूं। स्ट्राइक थ्रू होता है काटा लग जाता है उस पर। काम नहीं कर रहा, एक मिनट देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, कुछ और लगा लेते हैं अभी। स्ट्राइक थ्रू को एक मिनट के लिए हटा देते हैं, हम कुछ और लगा के देखते हैं अभी। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। अब ये पूरे पैराग्राफ पे बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। रेड नहीं, थोड़ा येलो कर देते हैं ताकि चीजें विजिबल रहें। येलो, ठीक है। अब ये पूरे पैराग्राफ पे जो है हमारा बैकग्राउंड कलर येलो अप्लाई हो गया है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। ये मैंने लगाया था पैराग्राफ आईडी इज इक्वल टू स्ट्राइक थ्रू, यानी इस पूरे पैराग्राफ पर ये चीज अप्लाई हो जाए। स्ट्राइक थ्रू नहीं, अब इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, BG कलर कर देते हैं, BG कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहां पे भी नाम बदल देते हैं क्योंकि इसी नाम से ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो अब आईडी सिलेक्टर से आपने क्या देखा कि यहां पे मैंने आईडी दी BG कलर, तो उसने वहां से कलर उठा लिया उसका अपने आप ही, ठीक है।
लेकिन जो दूसरा है बोल्ड टेक्स्ट, इस पे वो कलर नहीं अप्लाई हुआ। ठीक है, रूल ये कहता है कि एक आईडी को एक ही बार यूज किया जा सकता है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल पहले भी करके देखा है कि वो अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखो इस पे भी बैकग्राउंड में येलो कलर आ गया, दिख रहा है आपको वहां स्क्रीन पे? ठीक है, येलो आ गया है इसके पीछे भी। ठीक है, अगर मैं यहां से हटाकर सिर्फ और सिर्फ इस पे लगा देता हूं, तो अब देखिए सिर्फ इतने पे अप्लाई हो गया। ठीक है, यानी आईडीज रीयूज तो हो रही हैं, लेकिन हमें करना नहीं है। आईडी वैसे एक्चुअली एक बार बना यूज करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, वो आपको पहचान रहेगी यार, ये आईडी मैंने एक ही बार लगानी है और एक ही जगह कलर देना है। जो कलर एक बार यूज करना है उसके लिए आप आईडी बनाएंगे, जो कलर आपको बार बार यूज करना है उसके लिए आप क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच कि हम इसको बार बार यूज करें, हम इसको एक ही बार यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं बीजी ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देंगे हम। ठीक है, सीएसएस इंटरेस्टिंग है एचटीएमएल के मुकाबले, क्योंकि यहाँ आपको कलर्स और कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, तो इसमें आनंद आने लगता है इस काम को करने में। ठीक है, अब बीजी ग्रीन मेरे को लगाना है, मैं इस पे लगा देता हूं फॉर सेक बीजी ग्रीन, GREEN। क्लास को आप दो या दो से ज्यादा जगह भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको यहीं चलने देते हैं, बीजी कलर। इसी में हम एक क्लास भी लगाते हैं, आपको पता चलेगा कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। क्लास BGGREEN। ठीक है, इस पे भी लगा दी, इस पे भी लगा देते हैं BGGREEN। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन ले लिया। अब कहां पे अप्लाई करेगा, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? आईडी की ज्यादा होती है, क्लास की ज्यादा होती है प्रायोरिटी? कल बताया था मैंने। नहीं, प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगी कंप्यूटर में? हाँ जी, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी? नहीं, वो तो ठीक है, आईडी और क्लास में किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलेगी? आईडी को मिलेगी, वही मैं पूछना चाह रहा हूं। अब ये बी है और इसमें आईडी बीजी कलर है और क्लास बीजी ग्रीन है, तो कंप्यूटर ये देखेगा आईडी पहले उठाएगा। ठीक है ना, आईडी का कलर अप्लाई हो जाएगा, आईडी का है येलो। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी क्लास उसको दिखी बीजी ग्रीन है, लेकिन आईडी दिखा येलो, फिर येलो को उठा लेगा वो। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। मैं इटैलिक्स में लगाता हूं, इसकी बजाय बी की बजाय आई में लगाता हूं। रिजल्ट सेम रहना चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली सेम। लेकिन अब मैं थोड़ा सा फेरबदल करता हूं, यहां पर आईडी हटा देता हूं। अब आईडी नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्लास को वेटेज चली जाएगी। ठीक है, ये ग्रीन हो गया बैकग्राउंड। ठीक है ना, आईडी की प्रेफरेंस ज्यादा है,
क्लास की कम है, आईडी हटते ही प्रेफरेंस मूव हो जाएगी, आईडी हटते ही प्रेफरेंस मूव हो जाएगी क्लास पर, ठीक है। इन केस ऑफ आईडी वहां पे प्रेजेंट, हाँ तो आईडी प्रेजेंट नहीं है तो क्लास उठा लेगा वो, अगर आईडी प्रेजेंट है तो आईडी को उठाएगा वो, ठीक है ना। क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है। तो अभी तक हमने किया क्लास सिलेक्टर हो गया, आईडी सिलेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब हम इनके स्कोप को नैरो भी कर सकते हैं, वो नैरो कैसे किया जाता है, इसी तरह से जैसे हमने अपना डिसेंडेंट सिलेक्टर लगा लेते हैं, ठीक है। यानी पैराग्राफ के अंदर मेन हो, पैराग्राफ के अंदर कोई क्लास हो तभी ये स्टाइल अप्लाई हो, ठीक है, या बोल्ड के अंदर हो तभी ये स्टाइल अप्लाई हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। हम आईडीज और क्लास के स्कोप को नैरो भी कर सकते हैं। वो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि आई के अंदर अगर बीजी कलर है, सॉरी आई के अंदर ही अगर बीजी ग्रीन है, ठीक है, तो ये कलर होना चाहिए। एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, नैरो, थोड़ा नैरो कर देते हैं स्कोप को। फॉर एग्जाम्पल आई के अंदर अगर BGGREEN है, अगर आई के अंदर हमने क्लास बीज ग्रीन दी है, तो उस केस में कलर होना चाहिए क्या, ब्राउन, ठीक है। आई के अंदर अगर बीजी ग्रीन है तो कलर ब्राउन होना चाहिए, एंड फॉन्ट साइज, सॉरी फॉन्ट फैमिली कर लेते हैं, फॉन्ट फैमिली एरियल होनी चाहिए, ठीक है। क्या बनाया मैंने, आई के बाद स्पेस नहीं देना, डायरेक्टली मैंने क्लास लगाई है। अगर आई के अंदर बीजी ग्रीन है, ठीक है, तो कलर ब्राउन होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली एरियल होनी चाहिए, क्लियर है। अप्लाई हो गया, ठीक है। अभी पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ, रीजन बताओ मुझे, कोड देखो, कलर नहीं अप्लाई हुआ, कलर का रीजन बताओ कि कलर क्यों नहीं अप्लाई हुआ है। कलर अभी भी ग्रीन आ रहा है, ब्राउन आना चाहिए था। कोड देखो, अब मुझे बताओ कि अप्लाई क्यों नहीं हुआ। यहां पर हमने क्लास का यूज किया, आई के अंदर बीजी ग्रीन होना चाहिए क्लास, लेकिन कंप्यूटर देखेगा कि इसमें आईडी भी लगी हुई है और आईडी को इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बीजी कलर से उसने येलो कलर उठा लिया, ठीक है ना। और पैराग्राफ पे हमने डायरेक्ट कलर लगाया हुआ है ग्रीन, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि ये हमारा टाइप सिलेक्टर है, ठीक है। तो हमें वो जो कलर्स ऊपर लगाए हुए हैं वो हटाने पड़ेंगे, ठीक है। वो कलर हम हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्राउन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से उठा रहा है ना ग्रीन कलर, डिसेंडेंट सिलेक्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब इसने ब्लू उठा लिया, इट्स बेटर कि हम इस आईडी को हटा दें। ये सारा खेल किसका, इंपॉर्टेंस का, ठीक है। अब ये ब्लू कहां से उठा रहा है, बी को कलर ब्लू दिया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे मैं हटाता जाऊंगा कलर्स, अब ये ब्राउन आ गया। अब ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आया, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी उसको उसने पहले उठाया, जिसकी इंपॉर्टेंस कम थी उसको बाद में उठाया। सारा खेल इंपॉर्टेंस का है, ठीक है। लेकिन CSS कभी एरर नहीं देगा, रिजल्ट जरूर देगा।
ये नहीं कहेगा कि मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। उसकी एल्गो इतनी स्ट्रांग है, कभी भी दो चीजों के बीच में कंफ्यूज नहीं होगा, एक पहले दूसरा बाद में, ठीक है। और जब कंफ्यूजन पैदा होती है, ऐसी स्टेज आती है इसकी एल्गो में, तो उस समय क्या करता है, जो लाइन पहले लिखी है उसको उठा लेता है कोड के अंदर, ठीक है। जो लाइन पहले लिखी है उसको उठा लेता है, फिर लास्ट स्टेप इसका यही होता है कि जो लाइन पहले लिखी है उसको उठा लो, जो बाद में लिखी है उसको छोड़ दो, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे, इसी बुक के अंदर सब चीजें एक्सप्लेन की हैं, कैसे एल्गो काम कर रही है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो अब ये हमने कहा था कि आईडी, अगर आई के अंदर बीजी ग्रीन है तब ये कलर अप्लाई हो, ठीक है ना। तो अब ये आई के अंदर बीजी ग्रीन है तो ये कलर अप्लाई हो गया और ये फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो गया, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो हमने बिना स्पेस लगाए डॉट लगा के हमने बीजी ग्रीन कर दिया, इसका मतलब किसी भी तरह का डिसेंडेंट सिलेक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने किया पी के अंदर बीजी ग्रीन है, तो अब ये कलर्स नहीं अप्लाई हुए हैं ब्राउन वाले, पी पहले है, ठीक है, उसके अंदर आई है, ठीक है, और उस आई के अंदर बीजी ग्रीन है, लेकिन इस चीज का मतलब ये होता है कि पी टैग के अंदर बीजी ग्रीन होना चाहिए था, यानी इस तरह से इसको यहां से हटा के कट करके हम यहां लगा देंगे, उसी टैग के अंदर होना चाहिए। ये जो नैरो सिलेक्टर है इसका मतलब ये है कि उसी टैग के अंदर वो क्लास या वो आईडी होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा, क्योंकि हमने किसी तरह का स्पेस नहीं दिया, हमने ज्वाइंट कर रखा है उनको, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि पी बिना स्पेस दिए हम अगली क्लास या आईडी लिखते हैं, यानी उसी टैग के अंदर हमारा इस नाम की क्लास या इस नाम की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने इस पी टैग के अंदर क्लास बीजी ग्रीन कर दिया है, तो अब आप देखेंगे इसका डिफरेंस ब्राउन हो गया है सारा और बैकग्राउंड ग्रीन हो गया है। क्लियर है? आज हम एक लास्ट सिलेक्टर करेंगे, दैट इज एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर भी है वैसे तो, बस एट्रीब्यूट सिलेक्टर तक करेंगे, ठीक है, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड क्या हो रहा है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर का मतलब होता है कि जो HTML एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट्स क्या है, ये एट्रीब्यूट है, पता है ना। जब एक एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू होती है तो उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ये एक एट्रीब्यूट, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर मैं इसमें डायरेक्टली लिख देता हूं विड्थ इज इक्वल टू 100 पिक्सल, ये एक अपने आप में एट्रीब्यूट है, काम करे या ना करे अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये एक एट्रीब्यूट है। कोई भी चीज जो एक टैग के अंदर हम इस सेंस में इस तरह से लिखते हैं वो एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट्स हम ज्यादा कहां यूज करते हैं, जैसे img src ahref, ठीक है, ahref इज इक्वल टू page1.html, ठीक है। और उसके बाद कुछ भी नाम दे देते हैं उसको, जो भी हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। अब ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, दिस इज एन एट्रीब्यूट। पूरा का पूरा एट्रीब्यूट आप चाहते हैं कि ये अगर वैल्यू अपनी कहीं पर भी किसी टैग में लिखी है
ये वैल्यू। हम किसी क्लास, किसी आईडी, किसी HTML टैग, किसी HTML एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, हम किसी डिसेंडेंट और एडजेसेंट सिबलिंग्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, सिलेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। यानी ये पूरा का पूरा हिस्सा अगर ऐसा का ऐसा है, इसको यहां से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C और एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। इसको लिखने का तरीका है इन ब्रेसेस के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको डालते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इसको डाला और इस पे मैं अप्लाई करता हूं फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स, ठीक है। यानी ये हिस्सा जहां पर है 50 भी छोड़ो, मैं इसको और बड़ा करता हूं ताकि हमें दूर से नजर आए, समझ में आए कि क्या हुआ है। 100 कर देता हूं। ये लिंक अभी मेरा बना है, ठीक है, और ये लिंक बड़ा हो गया। एट्रीब्यूट सिलेक्टर का फायदा ये है कि बहुत क्लोज हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि अगर पेज 1 ही लिंक्ड हो रहा है तभी ये अप्लाई हो, अगर पेज 2 लिंक्ड हो रहा है तो ये अप्लाई ना हो। किसी एक पेज को महत्व देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक साइट दिखाता हूं, हमारी अपनी वेबसाइट है smartosystems.in। वहां पर किसी एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज करके एक बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया गया, आप देखेंगे। ये देखिए, ये स्टार्ट लर्निंग का एक बटन है और इस पे बैकग्राउंड में एक शेडो आ रही है, देख पा रहे हैं? ये शेडो है। यानी ये पेज जहां पर भी लिंक्ड है, सिर्फ इसी पेज पर शेडो हो, इसके अलावा किसी पे भी शेडो ना हो। ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज किया गया है। इसका फॉन्ट स्टाइल भी अलग है, फॉन्ट साइज भी अलग है, सब कुछ अलग है, यानी इस पे एम्फेसाइज किया गया, ठीक है। तो ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स देने के लिए हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स का यूज करते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि अब ये पेज 1 को ही हमने इंपॉर्टेंस दी है, अगर पेज 2 भी है इसके अंदर, इसी वेबसाइट के अंदर, Ctrl+C+V, ठीक है, पेज 2 पर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए, लिंक जो दूसरा है वो छोटा है, ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर, बहुत ही ज्यादा क्लोज हम इसमें पॉइंट करते हैं किसी भी चीज को, पर्टिकुलर चीज के प्रति हम कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम आने वाला सिलेक्टर है, ठीक है। कई बार आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज पे ही स्टाइल अप्लाई करना है तो आप करते हैं। वैसे आईडीज भी बना सकते हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आईडी भी तब काम करेगी ना जब डायनेमिक वेबसाइट में अक्सर आईडीज आप नहीं बना सकते, उतनी प्रिसाइजली नहीं बना सकते, ठीक है। जब वैल्यूज डाटाबेस में से आ रही हैं, ऑटोमेटिक वैल्यूज बन रही हैं, जनरेट हो रही हैं, तो वहां तो आप क्या करते हैं, पूरे नेविगेशन पे या पूरे पैराग्राफ पे लगा देते हैं। लेकिन आप ये देखना चाहते हैं कि जब यही वैल्यू आपके सामने आ जाए, पर्टिकुलरली ये वैल्यू, तब ये स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं सीएसएस में काम करने के, आज हम यही क्लोज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करें, हम बहुत तेजी से भागना बंद करके प्रैक्टिस करें, ठीक है। अभी आपका HTML हो चुका है, CSS चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम सर्वर पे कैसे वेबसाइट पोस्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, वो सब चीजें करेंगे। फिर हम वर्डप्रेस करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का सेशन मैं यही क्लोज करता हूँ। ये रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को शेयर हो जाएंगी अभी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।